अब मुझे बताओ, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी फटाफट एनसीईआरटी करते हैं। पहले पेज में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल एटलीस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको मालूम है इसका एक्सेप्शन क्या होता है? वायरस। कई सारे वायरस ऐसे होते हैं, जैसे आरएनए वायरस हो गया, ठीक है, या फिर रेट्रो वायरस हम बोल देते हैं। तो इन वायरस में कोविड-19, इनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। बन जाएगा। पूरा क्लियर हो गया? आगे बढ़े, कुछ नहीं पढ़ना। डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही क्या है? एसिड है। तो मुझे बताओ ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? दोनों ही एसिड है। और जब दोनों ही एसिड हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में नेगेटिव चार्ज होगा। तो आरएनए और डीएनए दोनों नेगेटिव चार्ज होते हैं। बन जाएगा। अभी भी एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा बैकलॉग है। बेटा, अब बैकलॉग को भूलो, अब करंट को करो बढ़िया से। अब अभी आप इस समय कोई 11th का टॉपिक मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। अभी आप बोर्ड जम के करो, क्योंकि बोर्ड का पेपर अच्छा जाएगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आ गया? बढ़िया से बोर्ड की तैयारी करो। अब बिल्कुल भूल जाओ अभी 11th को। जब बोर्ड का एग्जाम जिस दिन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको सिंगल शॉट में वो बाकी और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो करा देंगे। अब केवल बोर्ड का सोचो बस, ठीक है? तो डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आरएनए थ्रू इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस, मोस्टली फंक्शन एज अ सम मैसेंजर। आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल एज, हम आगे पढ़ेंगे, अडॉप्ट स्ट्रक्चरल, सम गिव्स कैटालाइटिक रोल, सब हम आगे देखेंगे। क्लास 11th आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो और मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना भी बताया था। मुझे बताओ, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ, डीएनए इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए लीनियर पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। और स्पेसिफाई करें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। किसका होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बन जाएगा। और आप मुझे बताओ, न्यूक्लियोटाइड में टी आ रहा है, इसका मतलब 3। हम क्या बोल रहे हैं? 3। जल्दी से आप मुझे बताओ, हम क्या बोल रहे हैं? 3। 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट नाइट्रोजन बेस, दूसरा कंपोनेंट शुगर, और तीसरा कंपोनेंट आप मुझे बताओ क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? आगे बढ़े। ये देखो जरा, ट्रांसक्रिप्शन सब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे आ जाओ। ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जीनोम, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसको इंट्रोडक्शन में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ सीधे सीधे। यहां से हम बात कर रहे हैं द डीएनए। देखो दा लगाया हुआ है, द डीएनए। क्यों? आप मुझे बताओ, जैसे बच्चा पैदा होता है तो आपको मालूम है कि भाई हम बोलते हैं यार इसकी नाक इसके पापा से मिल रही है, इसकी आंख जो इसकी मम्मी से मिल रही है। तो अब मुझे बताओ जरा, मतलब ये जो नाक का कैरेक्टर है वो पापा से इनहेरिट हो रहा है, आंख का कैरेक्टर जो है पापा से इनहेरिट हो रहा है। क्या वो स्पर्म और ओवम में नाक और आंख आ रही थी? बताओ जरा। आप असेंबल थोड़ी हो कंप्यूटर की तरह कि आपको असेंबल करा लिया, कि आपके मम्मी पापा जो है वो कहीं पर गए थे, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, चलो मुझे एक चिंटू चाहिए, तो फिर बोला क्या चाहिए? 2 आंख दे दो, आंख निकाल दी। फ्रैंकेस्टाइन थोड़ी बनाना। एक कैरेक्टर था, एक मतलब मूवी भी आई है बहुत, मतलब एक फेमस कैरेक्टर है फ्रैंकेस्टाइन। तो फ्रैंकेस्टाइन को क्या था कि इंस्टॉल किया गया था। आंखें किसी की निकाल ली, कान किसी का निकाल लिया, हार्ट किसी का निकाल लिया, किडनी किसी की निकाल ली और एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। ऐसा क्लियर है? आप वो नहीं हो। बात समझ में आ गया? वो हाइपोथेटिकल एक कैरेक्टर था। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आ जाओ। is a polymer of, देखो, is a long polymer of nucleotide. The length of DNA is usually defined as the number of nucleotide. तो लेंथ का मतलब क्या हो जाता है? जितने न्यूक्लियोटाइड है उतनी उसकी लेंथ हो जाएगी। और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर टू एज द बेस पेयर। क्लियर हो गया? प्रेजेंट इन दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज, आपको मालूम है, ये मैं बता चुका हूं कि बैक्टीरियोफेज जो होता है, जैसे हम बैक्टीरियोफेज बना रहे, हमने क्या बोला? सिग्मा इंटू 174। क्लियर है? इसमें आप मुझे बताओ कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 5 3 8 6 न्यूक्लियोटाइड हैं। याद रखना, ये न्यूक्लियोटाइड है, इसका मतलब ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसका मतलब ये कैसा है? इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अब बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है? ऐसा वायरस, अरे मैंने बोला था बैक्टीरियोफेज, नाम सुन के बैक्टीरिया समझा था क्या? वायरस हूं मैं, याद है ना? आप मुझे बताओ, बैक्टीरियोफेज नाम सुन के बैक्टीरिया समझा था क्या? वायरस है मैं, याद है ना? तो आप मुझे बताओ, ये वायरस था जो बैक्टीरिया को खाता था। ये कौन है? आप मुझे बताओ। वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता था। तो ये पूरा क्लियर हो गया। लैम्डा, इसके अंदर आप मुझे बताओ कितने बेस पेयर्स हैं? देखो, बेस पेयर का मतलब ए जो है वो बाइंड है टी से, ए जो है वो बाइंड है किससे? टी से, और जी जो है वो किससे बाइंड है? सी से। इसको हम क्या बोल देंगे? बेस पेयर। 48505 इतने बेस पेयर हैं। ई कोलाई के अंदर कितने हैं? आप मुझे बताओ जरा। ई कोलाई के अंदर यहां पर ये जो 6 है ना, ये ऊपर आएगा रेस टू द पावर 6। क्लियर है? तो यहां पर आप मुझे बताओ, हम बना दें, क्या आ जाएगा? रेस टू द पावर 6। पूरा क्लियर हो गया? तो ई कोलाई के अंदर कितने होते हैं, ये डेटा याद रखना जरूरी है।
4.6 into 10 to the power 6 and haploid content of human cell। तो देखो ह्यूमन सेल का आप याद कर लो, बताओ किसका याद कर लेते हैं हम, ह्यूमन सेल का याद कर लेते हैं, ह्यूमन। तो ह्यूमन का हैप्लॉइड कंटेंट मतलब एन कितना है, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। और आप मुझे बताओ ई कोलाई का कितना है, फटाफट बताओ, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना। इसका डिप्लॉयड कंटेंट दिया हुआ है 4.6 इंटू 10 टू द पावर, या छोड़ो सीधे ऐसे ही बना देते हैं, सीधे यहां पर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये ऐसा लिख देते हैं क्योंकि ये तो बैक्टीरिया है ना, तो यहां पर तो हैप्लॉइड डिप्लॉयड की बात ही नहीं है, तो यहां पर हम सीधे ऐसे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, बेस पेयर। क्या हो जाएगा, बेस पेयर। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे डबल स्टैंडर्ड होता है। समझ में आ गया कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, क्लियर है। इसमें ऐसा नहीं होता कि फादर से एक क्रोमोसोम आ रहा है, मदर से एक क्रोमोसोम आ रहा है, तो सीधे हम इसके बारे में ऐसे लिख दें, पूरा क्लियर हो गया। तो यहां पर भी आप मुझे बताना, ये मैं इसको 9 को ऐसे लिख दूं, यहां पर ये मैं 9 को ऐसे लिख देता हूं, ये मैंने बना दिया, 9 को ऐसे बना दिया, ये बना दिया, 9 को मैंने ऐसा बना दिया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ जाएं, आगे आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब आपको बहुत अच्छे से याद है, हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन बनाई थी, इसमें आप जरा याद करो, हमने इसको बनाया था दिस इज फॉस्फेट, और इसके बाद आप मुझे बताओ हमने क्या बनाई थी, इसमें शुगर। इसके बाद आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया था, नाइट्रोजन बेस। क्या बना दिया था, नाइट्रोजन बेस। फिर से आप मुझे बताओ, यहां पर मैंने क्या बना दी, दिस इज शुगर। क्या बना, सॉरी, ये मैंने क्या बना दिया, फॉस्फेट 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 बना दूं। इसके बाद क्या बना दूं, शुगर शुगर शुगर, ये बना दे रहा हूं, शुगर शुगर शुगर। और आप मुझे बताओ क्या बना दे, यहां पर नाइट्रोजन बेस। क्या बना दे, नाइट्रोजन बेस बना दे रहे हैं, ये मैंने नाइट्रोजन बेस बना दिया। और इन सभी को आप मुझे बताओ हम ज्वाइन करा देते हैं बॉन्ड से, ये बॉन्ड बना हुआ है। अब मुझे बताना इसकी एक स्ट्रैंड जो है वो 5 डैश पे है, ये जैसी 3 डैश पे, और दूसरा आप मुझे बताओ कैसा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। कैसा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, बता दो। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्लियर है, आगे आ जाओ। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। मैंने आपको बोला था आग क्या होती है, प्योर। आग क्या होती है, आप मुझे बताओ जरा, प्योर। पूरा क्लियर हो गया। एजी, तो प्यूरिन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एएनजी। प्यूरिन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, एएनजी बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। क्लियर है, साइटोसिन दोनों में होता है, याद रखना, साइटोसिन दोनों में होता है, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ, क्लियर। एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन ओनली डीएनए। अरे बन जाएगा, यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थायमीन। देखो थायमीन और थायामीन में अंतर होता है, याद रहेगा। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, बोलो जल्दी से। अरे समझ में आया, आगे बढ़ जाएं, बोलो जल्दी से, आगे बढ़ जाएं। चलो अब देखो, अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH ऑफ 1। चलो अब मैं एक काम करता हूं, 1 मिनट, यहां पर चलो इसको डाल देते हैं, कस्टम को। चलो ये आप मुझे बताना, मान लो यहां पर मैंने इस तरीके से बना दिया, फटाफट फटाफट देखना। मान लो हम एक तरफ किसकी बात कर रहे हैं, आरएनए की, एक तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की। यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, आरएनए की। यहां पर हमको क्या बनाना है, डीएनए। तो आप मुझे बताओ, आरएनए के अंदर सबसे पहले आप मुझे बताओ शुगर कौन सी होती है। पहले हम नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन बेस। यहां पर क्या होता है, ए, बताओ जी, फिर क्या होता है सी, फिर क्या होता है यू। अब जरा यहां पर बताओ नाइट्रोजन बेस क्या होता है, बताओ जल्दी से। यहां पर नाइट्रोजन बेस क्या क्या हो जाता है, ए, जी, फिर आप मुझे बताओ सी, बट यहां पर क्या होता है, टी। तो आप देखना ये 3 चीजें क्या हैं इसमें कॉमन है, ये देखो जरा, ये जो 3 चीजें होती हैं, ये 3 चीजें क्या होती हैं इसमें कॉमन। डिफरेंट क्या होता है, यहां यूरासिल होता है, यहां थाइमिन होता है। और मजे की बात यह है कि इसी यूरासिल में, समझना जरा, इसी यूरासिल में यदि मिथाइल को जोड़ दिया जाए, मतलब ये टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थाइमीन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थाइमीन को। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल। हम कैसे लिखते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल कैसे लिखते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ। 5 मिथाइल यूरासिल बन जाएगा, मतलब इसमें मिथाइल जोड़ दिया तो ये बन जाएगा। अब शुगर में आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, शुगर। यहां पर आप मुझे बताओ कौन सी शुगर होती है, राइबोस। और यहां पर आप मुझे बताओ जरा कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस। कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस। अरे बन जाएगा, कौन सी शुगर होती है मुझे बताओ जरा, इट इज अ डीऑक्सीराइबोस। सभी को समझ में आ रहा है, मुझे ईमानदारी से बताओ सारी चीजें आपको याद है कि नहीं है।
याद है ना? अब देखो यहां पर मैं शुगर बना दे रहा हूं, ये मैंने शुगर बना दी, यहां पर क्या लगा दूं OH, यहां पर भी क्या लगा दूं OH, यहां पर भी क्या लगा दूं OH, और यहां पर क्या लगा दूं CH2OH, ये मैंने लगा दिया। अब मुझे बताओ इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, इसी को हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ये हमने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। और यदि इसमें से ये मैंने हटा दिया, केवल यहां पर H रहने दिया, मतलब मैंने ऑक्सीजन को माइनस कर दिया, तो ये शुगर बन जाएगी डीऑक्सीराइबोस। क्लियर है? ये कौन सी शुगर बन जाएगी, डीऑक्सीराइबोस। अब देखो यहां पर ये जुड़ जाता है फॉस्फोरिक एसिड से, कौन जुड़ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड से, ये वाला जुड़ जाएगा। ये भी आप मुझे बता दो किससे जुड़ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ जाएगा, ये हमने जोड़ दिया फॉस्फोरिक एसिड से। आप मुझे बताना ये जुड़ जाएगा नाइट्रोजन बेस से, तो नाइट्रोजन बेस से आप मुझे बताओ कौन सा जुड़ जाता है, इसका फर्स्ट कार्बन, इसका कार्बन नंबर कौन सा होता है मुझे बताओ जरा, दिस इज 1 2 3 4 5, यहां पर भी मुझे बताओ 1 2 3 4 5, कौन सा होता है आप मुझे बताओ जरा, 5। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे बताना एक सिंपल सी बात बताना, अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो, आ गया सभी को समझ में। ये दूसरे फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ जाता है, ये देखो जरा, फिर से यहां पर क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड, यहां पर भी आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा, ऐसे फॉस्फोरिक एसिड। तो अब मुझे बताना इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस बच गया, वो सेकेंड कार्बन पे OH है और यहां पर सेकेंड कार्बन पर H है, क्या है, H है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पर मान लो मैं ऐसे लिखूं कार्बन और ऑक्सीजन, यहां मैं लिख दूं कार्बन और हाइड्रोजन, मुझे बताओ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5, और मुझे बताओ कार्बन की कितनी होती है, 2.5, कितनी होती है, 2.5। तो ये बॉन्ड कैसा है, पोलर, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये बॉन्ड, इसकी भी 2.5, इसकी भी 2.5, तो ये जो बॉन्ड होता है दिस इज पोलर बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज पोलर बॉन्ड, तो इसकी वजह से कैसा होगा, रिएक्टिव। और यहां पर आप मुझे बताओ ये कैसा बॉन्ड है, इट इज नॉन पोलर बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है, इट इज अ नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये कैसा होगा आप मुझे बताओ जरा, नॉन रिएक्टिव। और जो चीज नॉन रिएक्टिव होती है वो कैसी होती है, स्टेबल। कैसी होती है, स्टेबल। और आप मुझे बताओ जो यहां पर रिएक्टिव होती है वो कैसी होती है, सॉरी पोलर है, वो कैसी होगी, रिएक्टिव। कैसी होगी आप मुझे बताओ जरा, रिएक्टिव। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये कैसी हो जाएगी, रिएक्टिव। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो। अरे समझ में आ गया, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन बता दो जरा जल्दी से। अरे समझ में आ गया, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो जरा जल्दी से। हो गया? तो आप मुझे बताओ ये ज्यादा रिएक्टिव है, वो ज्यादा स्टेबल है। तो जो आप मुझे बताओ आरएनए होता है, इट इज मोर रिएक्टिव, आरएनए इज मोर रिएक्टिव। लेकिन आप मुझे बताओ डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। बात समझ में आ गया, डीएनए कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। तो बात समझ में आ गया, आगे बढ़े चलो। Two nucleotides are linked through 3,5 phosphodiester linkage to form dinucleotide। अरे याद है ना, ये कैसे बनाता था, ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया एक, ये मैंने बना दिया दूसरा, क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताओ, ये मैंने बना दिया एक, ये मैंने बना दिया दूसरा, ये मैंने बना दिया एक, ये मैंने बना दिया दूसरा। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन बता दो, ये मैंने बना दिया ऐसे, क्लियर है। अब मुझे बताओ जरा जल्दी से, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कौन सा हो जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर हो गया। और यहां पर क्या बन गया, ये डाइन्यूक्लियोटाइड, क्या बन गया, ये डाइन्यूक्लियोटाइड। अरे मुझे बताओ ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, न्यूक्लियोटाइड। ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये, न्यूक्लियोटाइड। और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, दिस इज डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा, डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ बेटा, नॉन रिएक्टिव स्टेबल है, बिल्कुल सही। क्लियर है, आगे बढ़े चलो। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंड इन सच मैनर टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अ पॉलीमर दस फॉर्म हैज वन एंड फ्री OH। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये देखो, ये फ्री OH प्रेजेंट है। ये देखो हम ज्वाइन कराते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, जब हम इसको ज्वाइन कराते जा रहे हैं तो इसके एक एंड पर क्या प्रेजेंट है, ये देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। और ये कौन से पे फ्री है, 3' एंड पर। किस पे फ्री है, 3' एंड पर फ्री है। आगे बढ़ जाएं आगे आ जाओ। Phosphate moiety at 5' end of sugar, which is referred to as a 5' end of polynucleotide chain. Similarly, at the other end of polymer, the sugar has a free OH3 बन जाएगा, which is referred to as a 3' end of polynucleotide chain। अरे याद है, अब भी बताया, ये देखो जरा,
ठीक है, इसके बाद आ जाओ, द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। ये देखो जरा, इसमें आप मुझे बताओ बैकबोन किससे बन रही है? शुगर एंड फॉस्फेट से बन रही है। किससे बन रही है? ये देखो जरा, इसमें शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इससे क्या बन रही है? बैकबोन। क्या बन रही है आप मुझे बताओ जरा? बैकबोन बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ किस किस से बन रही है? शुगर से बन रही है, और किससे बन रही है? फॉस्फेट से बन रही है। द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर मॉइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, ये उससे साइड से प्रोजेक्ट होते हैं। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एडिशनल ओएच ग्रुप। देखो जरा, सब में क्या है? एडिशनल ओएच ग्रुप है। ये देखो जरा, क्यों? क्योंकि इसमें राइबोस शुगर है एट सेकेंड पोजीशन इन राइबोस। ऑल्सो इन आरएनए यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। क्लियर है? थाइमीन को हम क्या बोल देते हैं? 5 मिथाइल यूरासिल, अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमीन। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। समझ में आ गया? कब डिस्कवर किया था? 1869 में, कि एक एसिडिक सब्सटेंस होता है। एक बार जरा तीर चला दो, मुझे बताओ सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। इसका नाम इसने क्या दिया? न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। क्यों नाम दिया? न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लिन नाम दिया। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटेक द इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लेकिन देखो 1869 में उसने बता दिया कि एसिड है, लेकिन ये कैसा एसिड है, क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये पता नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि उस समय टेक्निकल लिमिटेशन थी, इतने अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे, इतनी अच्छी स्टेनिंग टेक्निक्स नहीं थी, इतनी अच्छी एक्सट्रैक्शन टेक्निक नहीं थी। समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे आ जाओ। इट वॉज ओनली इन 1953 दैट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, क्लियर है? वॉटसन एंड क्रिक, याद है ना? बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा प्रोड्यूस बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन, याद है ना? यही है वो धोखेबाज। समझ में आ गया? मॉरिस विल्किंस जो इसके, समझ में आ गया? वैलेंटाइंस ही वीक था, वो भी वैलेंटाइंस था, ये भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है। समझ में आ गया? वैलेंटाइन शुरू हो गया ना? समझ, आधे लोग तो वैसे तो एक बात बताओ, 12th वालों को भी वैलेंटाइन से, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ वैलेंटाइंस में परेशान होंगे और कई इसमें परेशान होंगे। मैं सिंगल हूं तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूं, सिंगल भी परेशान है, जो कमिटेड है बेचारे वो भी परेशान है, और ज्यादा परेशान है, और जिनकी शादी हो गई वो और ज्यादा परेशान है। समझ में आ गया? तो इसलिए टेंशन मत लो तुम। समझ में आ गया? तुम जैसे हो वैसे ही में खुश रहना शुरू करो। बात समझ में आ गया? कि परेशान हर कोई आदमी है। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बताओ जरा, किस किसने? वॉटसन एंड क्रिक। हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉटसन एंड क्रिक। क्लियर है? बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। ये मॉरिस विल्किंस ने फरवरी में ही धोखा दिया था इसको। बात समझ में आ गया? इसको रोजलिन फ्रैंकलिन को प्रपोज्ड अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। One of the hallmark of this proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chain. However, this proposition was also based on the observation of चरगाफ। अरे याद है ना, मैंने आपको चरगाफ रूल बताया था। और कभी भी चरगाफ भाई आ जाए, कभी भी चरगाफ भाई आ जाए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बताओ जरा। प्यूरिन आपको बोर्ड में आएगा लिखने के लिए इज इक्वल टू पिरिमिडीन। तो कभी भी चरगाफ भाई आ जाए, आपके दिमाग में पहला वर्ड आएगा प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन। प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन। मतलब आप मुझे बताओ जरा, A प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी। क्या हो जाएगा? A प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी। क्लियर है? दैट फॉर डबल स्टैंडर्ड। याद रखना, ये हमेशा किसके लिए वैलिड होता है? डबल स्टैंडर्ड के लिए। The ratios between adenine and thymine and the guanine and cytosine are constant and equal 1। देखो जरा, ये क्या बोल रहा है? एडिनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1। ये क्या बोल रहा है? देखो, एडिनिन का और यदि हम थाइमिन का रेशियो बोलें, समझ में आ गया? ये हम इस तरीके से भी बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप मुझे बता दो जरा, क्या बोल रहे हैं? ये दोनों कैसे? इक्वल 1। या फिर आप मुझे बताओ हम क्या बोल रहे हैं? गुआनिन और साइटोसिन का रेशियो निकालें, ये क्या हो जाएगा? 1। आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये देखो जरा, एडिनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बता दो। तो इसका मतलब क्या होता है? ए जितने उतने टी हैं, सी जितने उतने ये हैं। तो ये बन जाएगा सीधे स्टेटमेंट। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट जो इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बना के डाला था। बात समझ में आ गया? सीधे सीधे क्वेश्चन बना के मैंने इसके ऊपर डाला था। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। द बेस पेयरिंग कन्फर अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? यदि यहां ए है तो यहां डेफिनेटली टी होगा बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि यहां जी है तो यहां 100% सी होगा।
यदि यहां सी है तो यहां 100% जी होगा, यदि यहां टी है तो यहां 100% ए होगा। इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रिडिक्टेड। यदि ये पता है तो आप ये पता लगा लोगे। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फॉर्म अ डीएनए। पहले एक बात बताओ, मैंने आपको जो उसका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की एनसीईआरटी भेजी थी, सभी ने देख ली? अरे बताओ जल्दी से, सभी ने एनसीईआरटी देख ली? अच्छे से देख ली? फटाफट फटाफट मुझे बता दो जरा। तो अब आपको 11th क्लास के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, 11th क्लास के टॉपिक में आपका एक बचा हुआ है मॉर्फोलॉजी, एक बचा हुआ एनाटमी और एक बचा हुआ है रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? केवल ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं। क्या क्या बचे हुए हैं? मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, रेस्पिरेशन और मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट। तो ये 4 टॉपिक्स बस आपके 11th क्लास के बचे हुए हैं। तो आप 12th क्लास के पहले पेपर्स दे लो, उसके बाद में इन टॉपिक्स को करना। समझ में आ गया? क्योंकि टॉपिक्स बहुत आसान से टॉपिक हैं, कोई बड़े टॉपिक्स नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये 4 टॉपिक्स उसके बाद कर लेना, ठीक है? अब बिल्कुल 11th भूल जाओ, अब केवल 12th पे फोकस करो। सभी ने देख लिया? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? आगे बढ़े? अब आगे आ जाओ। If each strand form a DNA act as a template for synthesis of a new strand, the two double strand thus produced would be identical to the parental DNA molecule. Because of this, the genetic implication of the structure of DNA become very clear. ठीक है? अरे कुछ नहीं है, सेमी कंजर्वेटिव की बात कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं द सैलिएंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज फॉलोज। आप मुझे बताओ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। ये देखो जरा, हम यहां पर बना के देख लेते हैं किससे बना होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। ये मैं बना दे रहा हूं इसे, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना दे रहा हूं। ये बना दिया। अरे बना दूं? ये मैंने बना दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। याद है ना, इस तरीके से हमने बनाया था। ये मैंने ऐसे बना दिया। यहां पर आपको मालूम है नाइट्रोजन बेसिस होते थे, ये नाइट्रोजन बेस आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन बेसिस हैं, ये क्या है आप मुझे बताओ? आपस में जुड़े हुए हैं। अरे बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये एंड कौन सा है? 5 डैश। ये कौन सा है? 3 डैश। ये कौन सा है? 5 डैश। ये कौन सा है? 3 डैश। अब जरा इसको देख के बताते जाओ और मुझे बताना जरा इन दोनों के बीच में, जरा ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आप मुझे बताओ जरा कितना डिस्टेंस हुआ करता था? अरे बताओ जरा। 3.4 एंगस्ट्रॉन। और यहां पर कितना होता था? 20 एंगस्ट्रॉन। क्लियर हो गया? ये था ना जिसको हमने डायमीटर ऑफ डीएनए बोला था, याद है? अब आगे आ जाओ। द सैलिएंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स है 2 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, कंस्टिट्यूटेड। और इसका बैकबोन किससे बना हुआ है? ये देखो बैकबोन बना हुआ है सुगर फॉस्फेट से। एंड द बेस प्रोजेक्ट्स इनसाइड। ये देखो बेस किस तरफ प्रोजेक्ट हो रहे हैं? इनसाइड प्रोजेक्ट हो रहे हैं। बेस किस तरफ प्रोजेक्ट हो रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। इनसाइड प्रोजेक्ट हो रहे हैं। बन जाएगा? आगे आ जाओ। The two chains have anti-parallel polarity. एक 5 to 3 है, दूसरा 3 to 5 है। It means if one chain has the 5 to 3, another has 3 to 5. कैसी पोलैरिटी हो जाएगी? 3 to 5। पूरा क्लियर हो गया? आगे बन गया? सभी को समझ में आ गया? एक बच्चा बोल रहा है कि सर उनका लाइव ले लेना। एक्चुअली क्या होता है ना कि लाइव में देखो जो रिवीजन होते हैं ना, वन शॉट जो रिवीजन होते हैं, ठीक है? तो वन शॉट रिवीजन में बहुत एनर्जी लगती है। समझ में आ गया? तो लाइव में क्या हो पाता है, थोड़ा सा कम कंटेंट जा पाता है। और उसमें रिकॉर्डेड में क्या होता है कि अब जैसे थक गए, 1 घंटे कंटिन्यूअसली जल्दी 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 बोलते थक गए, तो थोड़ा सा वेट कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, उसके बाद उसको बढ़िया से रिकॉर्ड कर लिया। तो उसमें क्या होता है, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट चला जाता है। तो यदि कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देना है तो बेटर रिकॉर्डेड होता है। समझ में आ गया? लाइव में क्या होता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। हम क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ गया? हम क्वेश्चंस भले ही लाइव कर लेंगे, ठीक है? आगे आ जाओ। द टू चेन्स हैव, ये मैंने आपको बता दिया। आगे आ जाओ। द बेस पेयर इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको मालूम है एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन, opposite and vice versa. Similarly, guanine is bonded with the cytosine with 3 hydrogen bond. As a result, always purine comes opposite to the pyrimidine. This generate approximately uniform distance between the two strand. अब देखो जरा ये क्या बोल रहा है, आप इस बात को समझना। ये वाला पॉइंट आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस जनरेट्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस, अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस। जैसे मान लो ये मैंने डीएनए बना दिया, सपोज करो ये मैंने क्या बना दिया, ये ऐसे डीएनए बना दिया, यहां पर ये मैंने ऐसा बना दिया। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ, यहां पर मान लो ए है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? टी।
क्या आ जाएगा टी। अब आपको मालूम है कि एडिनिन कैसा होता था, बाइसाइक्लिक, कैसा होता था बाइसाइक्लिक, और थाइमिन कैसा होता था, मोनोसाइक्लिक। तो अब जरा टोटल रिंग बनाओ, हम इसको टोटल ऐसे रिंग बना दे। एक, इसमें कितनी रिंग है, दो, और इसमें थाइमिन में कितनी रिंग है, एक, कितनी रिंग है, एक। अब मुझे बता दो, मान लो यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं, मान लो यहां पर मैं सी लगा रहा हूं, तो यहां क्या आ जाएगा जी। अब आप मुझे बताओ सी में कितनी रिंग होती है, एक, और आप मुझे बताओ जी में कितनी रिंग होती है, दो। कितनी रिंग होती है, ये देखो जरा, दो। तो टोटल इसके बीच में आप मुझे बताओ कितनी रिंग्स आ रही हैं, थ्री रिंग्स आ रही हैं। जो प्रोड्यूस कर रहा है, आप मुझे बताओ, यूनिफॉर्म डिस्टेंस। क्लियर हो गया। तो प्यूरिन का पिरिमिडीन से बाइंड करना, प्यूरिन का पिरिमिडीन से बाइंड करना, प्यूरिन का पिरिमिडीन से बाइंड करना, क्या जनरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस। क्या जनरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस। आगे बढ़े, आगे आ जाओ। अरे सभी को अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट। द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। ये राइट हैंडेड टर्न हो जाती है। क्यों राइट हैंडेड टर्न हो जाती है, समझना जरा इस बात को। आप मुझे बताओ, यहां पर हमने क्या देखा, आप देखना जरा। यहां पर मान लो मैंने इस तरीके से डीएनए बनाया, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश। अब देखना, मान लो यहां पर मैंने बना दिया ए है, यहां पर टी है, यहां पर टी है, और यहां पर आप मुझे बताओ क्या है, ए है। तो मुझे बता दो जरा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, आप मुझे बताना जरा, वो 20 एंगस्ट्रॉन है। तो आप मुझे बताओ, चांसेस इस बात के ज्यादा है ना कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें। भाई पास पास में, भाई पास पास में, तो बताओ जरा, अरे पास पास में है कि नहीं, बताओ जरा। तो यहां पर पास पास में, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लें। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर पाए, तो हम क्या करते हैं, एक डीएनए को ऐसे हम ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसके ऊपर दूसरे स्टॉक, जो इसका स्टैक है, उसको ऐसे क्या कर देते हैं, ट्विस्ट। कितना, 36 डिग्री। इसके बाद जो इसके ऊपर का उसको कैसे कर देते हैं, 36 डिग्री। फिर उसके ऊपर का उसको कैसे कर देते हैं, 36 डिग्री। तो इस तरीके से आप मुझे बताओ क्या होती जाती है, ऐसे 36 डिग्री। तो इसमें जो ट्विस्ट आ रहा है, ये ट्विस्ट कैसा आ रहा है, राइट हैंडेड ट्विस्ट आ रहा है। कैसा ट्विस्ट आ रहा है, राइट हैंडेड ट्विस्ट आ रहा है। सभी को समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो, अब आप मुझे बताओ, आ गया। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। आपको मालूम है नैनोमीटर मतलब 34 एंगस्ट्रॉन। अब जैसे देखो, एक घुमा 36, दूसरा घुमा 36, तीसरा 36, 36, 36, और आप मुझे बताओ टोटल जो घूम के आएगा, जब वो, आप मुझे बताओ, जैसे मान लो मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, 36, 36, 36, 36, 36, कितना हो गया, 180, 36, 36, 36, 36, 36, टोटल कितना हो गया, 360। तो जब मैं वापस घूम के आ गया, तो इसमें टोटल 10 बेस पेयर कवर हो गए। कितने बेस पेयर कवर हो गए, 10 बेस पेयर। तो इसमें जो डिस्टेंस आ गया 3.4 इंटू 10, इसको हम बोल देते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। क्या बोल देते हैं इसको, पिच ऑफ हेलिक्स। दिस इज कॉल्ड एज पिच ऑफ हेलिक्स बन जाएगा। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच। आगे बढ़े, तो यहां पर याद रखना, ये कैसा होता है, इट इज राइट हैंडेड। कैसा होता है, राइट हैंडेड बन जाएगा। आगे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट टर्न, कंसिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर एंड हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। आप सबको एंगस्ट्रॉन में याद रखना। क्लियर है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है इस साल नीट में आपको यहां से ये स्टेटमेंट मिल सकता है। क्लियर है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपको मिल सकता है, जरा ध्यान से समझना। द प्लेन ऑफ वन पेयर स्टैक्स ओवर द अदर। ये ऐसे एक जो बेस पेयर है वो दूसरे के ऊपर स्टैक होता है, पेयर स्टैक ओवर अनदर। इन दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर स्टेबिलिटी। तो देखो, स्टेबिलिटी के दो रीजन है। पहला, ये बेस पेयर का स्टैक एक के ऊपर एक होना, ऐसे 36 डिग्री टर्न होना, और दूसरा प्यूरिन का पिरिमिडिन से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होना। तो आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा। दे आर प्रोवाइडिंग कन्फर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी दो चीजें प्रोवाइड कर रही है, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा इसका 36 डिग्री टर्न, दूसरा इसका 36 डिग्री टर्न बन जाएगा। आगे बढ़े, अरे समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं। बोलो भाई लोगों, समझ में आ गया, बताओ जल्दी से। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अच्छा मुझे बताओ, सीबीएसई का बायो का पेपर कब है, कौन सी डेट को है, बताओ जल्दी से। किस डेट को है आपको बायो का पेपर, किस डेट को है? मेरे ख्याल से 15 के बाद, मतलब 15 से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना। किस तारीख को है, किस डेट को है? 25 के अराउंड है ना। कब से हैं आप मुझे बताओ। सब लोगों का अलग अलग है एक्चुअली, इसीलिए चलो सीबीएसई का ये हो गया। बाकी बोर्ड्स वाले जो हैं वो भी अपना ऐसे टाइप कर दो कब है।
तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत सफिशिएंट आपके पास टाइम है। समझ में आ गया? 16 मार्च को है, बहुत सफिशिएंट टाइम है आपके पास में। क्लियर है? देखो कुछ का 20 फेब को है, अलग अलग जो है वो अलग अलग है, तो बन जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बोलो, आगे बढ़ जाए, आगे आ जाओ। अब देखो जरा ध्यान से समझना, यहां पर हम देख लेते हैं। देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताना ये कौन सा एंड है? 5 डेज एंड है। ये कौन सा एंड है आप मुझे बताओ जरा? 3 डेज एंड है। तो यहां पर 5 डेज, वहां पर 3 डेज हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्टेबिलिटी। दूसरा इसका ये जो स्टैक है, दूसरे स्टैक के ऊपर ऐसे रखा हुआ है और 36 डिग्री ऐसे टर्न है, इसके ऊपर ये 36 डिग्री टर्न है, इसके ऊपर ये 36 डिग्री टर्न है। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आप मुझे बताओ जरा? स्टेबिलिटी। क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्टेबिलिटी। आगे आ जाओ, ये देखो जरा, यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो जरा, इस तरीके से ऐसे टर्निंग आपको दिखाई दे रही है, ये देखो जरा, टर्न हो गया। तो ये सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और कौन सी टर्निंग होती है? राइट हैंडेड फैशन। कौन सी होती है? बिहार बोर्ड 12th बायोलॉजी का एग्जाम था आज, क्या बात है, कैसा गया? हाँ भाई बिहार वालों, बताओ जरा, कैसा गया पेपर? बढ़िया, जोरदार पेपर गया। एमपी बोर्ड का 10th को है, अरे वाह। सीबीएसई का 16th को है, 8 अप्रैल से स्टार्ट। अच्छा, लद्दाख में 8 अप्रैल से स्टार्ट है, महाराष्ट्र का 21 को है। तो ठीक है, बढ़िया से जोरदार तरीके से पढ़ाई करो बस। अब जो है केवल 12th बढ़िया से अब 12th का काम करो। और इसके बाद में, सॉरी, अब जब इसके बाद में आप क्या करोगे? जब 12th हो जाएगा, आपके 12th के जो पेपर हो जाएंगे, उसके बाद हम वापस 11th को करेंगे। क्लियर है? और यहां पर जो मैं विद्यापीठ में रिवीजन कराऊंगा, तो कोशिश करेंगे कि जो वन शॉट यहां पर रिवीजन कराएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सामने स्टूडेंट्स रहते हैं ना, तो कनेक्टिविटी और बेटर रहेगी। आपने इसे मिनरल न्यूट्रिशन का देखा होगा, तो मिनरल न्यूट्रिशन को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ज्यादा समझ में आ गया तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी का और ज्यादा फर्क पड़ जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। आपको मालूम है प्यूरिन कैसा होता है? प्यूरिन इज बाइसाइक्लिक। प्यूरिन कैसा होता है? बाइसाइक्लिक। और पिरिमिडीन कैसा होता है? मोनोसाइक्लिक। कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देन रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट? मैंने आपको बता दिया, इट इज बाइसाइक्लिक, इट इज मोनोसाइक्लिक। बन जाएगा, the proposition of double helix structure for DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary. Very soon फ्रांसिस क्रिक, अब देखो फ्रांसिस क्रिक, वही वॉटसन एंड क्रिक वाला, समझ में आ गया? वही चोट्टा समझ में आ गया, जिसने आप मुझे बताओ क्या किया था? उसमें आप मुझे बताओ जरा, उसके स्ट्रक्चर पे काम कर लिया था। इसने एक नई चीज प्रपोज करी, प्रपोज सेंट्रल डोगमा। ये आपको बोर्ड में 2 नंबर की डेफिनेशन आएगी, 2 मार्क्स की आपको डेफिनेशन आएगी। क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच स्टेट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ये क्या दिया हुआ है, इसको मैं अच्छे से करेक्ट कर देता हूं। ये देखो जरा, एक मिनट रुकना, इसको पूरा ऐसे कवर कर दें। यहां पर ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। क्या बोल रहा है देखो जरा, ये क्या बोलना चाह रहा है आप मुझे बताओ जरा? कैसे जाएगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाएगी डीएनए, डीएनए से आप मुझे बताओ कहां जाएगी? आरएनए, और आरएनए से आप मुझे बताओ कहां पर जाएगी? प्रोटीन में। इसको क्या बोल दिया उसने? सेंट्रल डोगमा। क्या बोल दिया आप मुझे बताओ जरा? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या बोल दिया इसको? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक। 2 मार्क्स में आएगा ये लिखने के लिए। क्लियर है? आगे आ जाओ, ये देखो जरा, क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल डोगमा। तो बताओ जरा, सेंट्रल डोगमा में डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से इसका प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा? बताओ जरा, क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। इसको हम बोल देते हैं सेंट्रल डोगमा। और ये सेंट्रल डोगमा किसने प्रपोज किया था आप मुझे बताओ जरा? फ्रांसिस क्रिक ने। किसने प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था। किसने प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक ने। अरे किक ने नहीं, फ्रांसिस क्रिक ने। क्लियर है? आगे आ जाओ। इन सम वायरसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जरा ध्यान से समझना, इन सम वायरसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। समझ में आ गया कैसे प्रोसेस करती है आरएनए से डीएनए? ये देखो, पहले आरएनए, आरएनए से कैसी जाएगी आप मुझे बताओ? डीएनए। क्लियर है? कैसी जाएगी? डीएनए। फिर आप मुझे बताओ, डीएनए से डीएनए खुद बनेगा, जिसको हम बोल देंगे रेप्लिकेशन। फिर यहां से क्या बनेगा? एमआरएनए। और एमआरएनए से आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या बनेगा? प्रोटीन।
क्या बनेगा आप मुझे बताओ जरा, प्रोटीन। तो यहां पर आप मुझे बताओ, इसको हमने बोला था दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ जरा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोल देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे आ जाओ। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स एज 3.34, या फिर इतना हम बोल दें, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन टिपिकल मैमिलियन सेल इज कैलकुलेटेड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल बेस पेयर विद द डिस्टेंस। ये देखो जरा, टोटल जो बेस पेयर है, आपको मालूम है कि यहां पर ये 9 कैसा है, ये आपको मालूम पता है। कहीं पर भी आपको आ जाए तो इसमें ये मत समझना ये 9 का मतलब क्या है ऐसा, ये ऊपर 9 है। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं? बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इससे। It comes out to be 2.2 meter, a length that is far greater than the dimension of typical nucleus. क्लियर है? जो न्यूक्लियस की डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? आप मुझे बताओ, 10⁻⁻⁶। यहां पर आप मुझे बताओ, इसको भी हम करेक्ट कर लें, ये कैसी हो जाएगी? 10⁻⁻6 मीटर। कैसी हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा? 10⁻⁻6 मीटर। कैसी हो जाएगी? 10⁻⁻6 मीटर। यहां पर आप मुझे बताओ, इसको भी हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बस ये डेटा देख लेना, थोड़ा सा वो टाइपिस्ट जो होते हैं ना, उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। क्लियर है? तो ये देखो जरा, ये मैं बना दूं यहां पर 10⁻9 ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं। हो गया? अब समझ में आया? अरे बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जितने बेस पेयर हैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ठीक है, मान लो जो इकोलाई के बेस पेयर हैं वो कितने हैं आप मुझे बताओ? 4.6 इंटू 10⁻6। जरा इकोलाई के डीएनए का डिस्टेंस निकाल के बताओ। क्या करोगे आप मुझे बताओ जरा? बिल्कुल सिंपल सा है। यदि आप मुझे बताना, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इन ह्यूमन। हम किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा? ह्यूमन। ह्यूमन में कितने आप मुझे बताओ जरा? 6 बताओ कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁻, आप मुझे बताओ कितने बेस पेयर है? 9। ये टोटल बेस पेयर हो गए। ये क्या हो गए? दीज आर टोटल बेस पेयर। हम किसकी बात कर रहे हैं? टोटल बेस पेयर। क्लियर है? टोटल बेस पेयर। हम क्या बोल रहे हैं? टोटल बेस पेयर मल्टीप्लाइड विथ 3.4 इंटू 10⁻, आप मुझे बताओ क्या कर दें? -10। बताओ जरा, -10 कर दें? ऐसे कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, यदि हम इकोलाई की बात करें, इन इकोलाई निकालो जरा। इकोलाई में कितना दिया हुआ है? 4.6 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड 3.4 इंटू 10⁻⁻10 बन जाएगा। तो आप निकाल लोगे। बताओ जरा, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 2.2 मीटर। कितना आ रहा है? 2.2 मीटर। ये जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया, 1.36 मिलीमीटर। 1.36 मिलीमीटर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। देखो, इफ द लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए इज दिस, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर? बिल्कुल सही बात है। अब आपको मुझे बताओ, ये मिल गया, आपको बेस पेयर निकालना है, इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड कर दो भाई, इससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है। इससे देखो, नंबर ऑफ बेस पेयर इज इक्वल टू लेंथ। नंबर ऑफ बेस पेयर इज इक्वल टू लेंथ, मल्टीप्लाई कर दो इससे, वैल्यू से। आगे आ जाए। इन प्रोकैरियोट्स सच एज इकोलाई, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered, but इसमें scattered नहीं होता throughout the cell. DNA being negative charge is held with the some proteins, polyamines होते हैं। समझ में आ गया? some proteins that have positive charge, क्लियर है, in a region termed as nucleoid। क्लियर है? याद है ना, सेल में पढ़ा था न्यूक्लियोइड। द डीएनए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप। याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन्स। लार्ज लूप हेल्ड बाय, बताओ जरा क्या हो जाएंगे? प्रोटीन्स। तो डीएनए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप। इस तरीके से ऐसे बड़े बड़े ऐसे क्या होते हैं? ऐसे लूप्स होते हैं। समझ में आ गया? ऐसे लूप्स होते हैं, और ये लूप्स आपस में जुड़े होते हैं ऐसे प्रोटीन की मदद से। किसकी मदद से जुड़े होते हैं आप मुझे बताओ जरा? प्रोटीन की मदद से जुड़े होते हैं। तो बन जाएगा। इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और जिसके ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आता वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर हो गया? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? 1.36 ही तो आया। बताओ जरा, 1.36 ही तो आ रहा है। ये देखो जरा, 1.36 ही mm तो आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सा है। आगे बढ़े, आगे आ जाओ। इन यूकैरियोट दिस ऑर्गेनाइज इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। कैसे? आपको मालूम है इसमें कौन से प्रोटीन होते हैं? आप मुझे बताओ जरा, कौन से प्रोटीन होते हैं? देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। हम क्या बोल रहे हैं? कौन से हैं? हिस्टोन्स। अ प्रोटीन एक्वायर्ड चार्जेस डिपेंड अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू।
तो ये कैसे हैं पॉजिटिव चार्ज? भैया डीएनए में कैसा होता है मुझे बताओ जरा, डीएनए में कैसा होता है नेगेटिव चार्ज। तो उसको बांध के रखना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? पॉजिटिव चार्ज की जरूरत पड़ने वाली है। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? पॉजिटिव चार्ज की जरूरत पड़ने वाली है। बन जाएगा अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू विद चार्ज साइड। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड। कौन कौन से? लाइसिन एंड आर्जिनिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। इनमें हमेशा आप मुझे बताओ कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़े, आगे आ जाओ। अब पहले मुझे बताओ, इतना सभी को समझ में आ गया? बढ़िया से समझ में आ गया। एक चीज हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी जब आपके नोट्स बढ़िया से हो जाए तब एनसीईआरटी रीड करना। एनसीईआरटी का तरीका क्या होता है? पहले जबरदस्त नोट्स कर लो, जब नोट्स हो जाएं फिर एनसीईआरटी को कर लो। मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी की लाइन कॉन्सेप्ट देखो, नाम देखा और आपको सारा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तब एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तब एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका होता है, तब आपको एनसीईआरटी से बेनिफिट होगा। आगे बढ़े। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन। अरे याद है ना, 4 हिस्टोन ऊपर, 4 हिस्टोन नीचे, H2A H2B S3H4 H2A H2B S3H4 बन जाएगा। The negatively charged DNA is wrapped around a positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome। अरे याद है ना, और आपको मालूम है H1 हिस्टोन इज नॉट द पार्ट ऑफ। अरे क्लियर है ना, इस तरीके से हमने बनाया था। बताओ जरा, ये हमने क्या बना दिया? हिस्टोन, 4 हिस्टोन ऊपर 4 हिस्टोन नीचे, और इसके ऊपर डीएनए को हमने रैप करा दिया था। चलो रैप करा देते, कैसे? 1 कंप्लीट टर्न, सेकंड टर्न, 3/4। आप मुझे बताओ जरा, 1 कंप्लीट टर्न, सेकंड टर्न, 3/4। बताओ जरा, 1 कंप्लीट टर्न, सेकंड टर्न, 3/4। क्लियर हो गया? हम ऐसे इसको रैप कर देते हैं तो ये क्या बन गया? आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। हम इसको क्या बोलेंगे? बताओ जरा जल्दी से। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। और इसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर। कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिशन यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। अब इसकी वजह से आप मुझे बताओ जरा, क्या बन जाता था? बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अरे बताया था ना, आप मुझे बताओ जरा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग इस तरीके से, ये देखो ऐसा दिखाई देता है, ये ऐसा दिखाई देता है। आपको दिखाई दे रहा है? समझ में आ गया? ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखो जरा, ये क्या है? दीज आर बीट्स। और ये बीट्स क्या है? ये बीट्स क्या है? आप मुझे बताओ जरा। ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। और ये पूरा क्या है? क्रोमैटिन। ये पूरा क्या है? आप मुझे बताइए जरा। क्रोमैटिन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। डन। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रेन बॉडीज इन द न्यूक्लियस। आगे बढ़ जाए, आगे आ जाओ। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये कब दिखाई देता है? जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब। बीट्स ऑन स्ट्रिंग। Theoretically, how many such beads do you imagine are present in mammalian cell? The beads on string structure in chromatin is packed to form chromatin fiber that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosome। आपको याद है ना, completely condensed metaphase में हो जाते हैं। क्लियर हुआ? The packaging of chromatin at higher level require additional set of protein that are called as non-histone protein that are collectively called as non-histone। ये देखो जरा, ये H1 हिस्टोन है, याद रखना। H1 is not the part of nucleosome। हम क्या बोलेंगे? H1 is not the part of, H1 is not the part of histone। क्लियर? हम किसकी बात कर रहे हैं? H1 is not the part of histone। इसका पार्ट नहीं होता। समझ में आ गया? सॉरी, हिस्टोन बोल रहा हूं। किसका पार्ट हम बोले? न्यूक्लियोसोम का। इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। किसकी बात कर रहे हैं? इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू से दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा हिस्टोन है। H2A H2B S3H4 बन जाएगा। आगे आ जाओ। नॉन हिस्टोन प्रोटीन इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक। आपको मालूम है, जो लूजली पैक होता है उसको यूक्रोमैटिन बोलते थे। याद करो, पतंग उड़ाने वाला। और जो टाइटली पैक होता था उसको हम क्या बोल देते थे? हेट्रोक्रोमैटिन। क्या बोल देते थे? हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन डार्क होता है और यूक्रोमैटिन कैसा होता है? लाइट होता है। जो लूजली पैक है वो लाइट है। कितना सिंपल है, देखो जरा। जो लूजली पैक है वो आप मुझे बताओ लाइट स्टेन्ड है। जो लूजली है वो लाइट स्टेन्ड है, जो टाइटली है वो डार्क स्टेन्ड है। एंड रिफर टू एज अ यूक्रोमैटिन। द क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड and stained darks are called heterochromatin। Euchromatin is said to be transcriptionally active। मतलब इसका पार्ट डीएनए से आरएनए को बनाएगा। मुझे बताओ, सभी को अच्छे से समझ में आता जा रहा है? स्पीड बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, अच्छे से सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वरना और मैं धड़ाधड़ स्पीड बढ़ा सकता हूं।
समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल आराम से रिलैक्स चिल होके बैठो। समझ में आ गया? बिल्कुल रिलैक्स ऐसे चिल होके बैठ जाओ, बिल्कुल बिना टेंशन लिए हुए। बन जाएगा? आगे बढ़े। एक्टिव क्रोमैटिन, वेयर एज हेट्रोक्रोमैटिन आर इनएक्टिव। देखो, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब याद है क्रिस का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट? खूब इसने चूहे के साथ में खिलवाड़ किया था। क्या किया था? चूहे के साथ में खिलवाड़। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन वाज मिक्सचर एंड द प्रोपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। दोनों ने सेम टाइम पे किया था। देखो, मेंडल की यदि हम बात करें तो मेंडल ने अपने प्रिंसिपल को पब्लिश किया था 1865 में। और आप मुझे बताओ जरा, 1869 में किसने किया था? फ्रेडरिक मिशन ने किसके बारे में बताया था? न्यूक्लिन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? न्यूक्लिन। और यहां पर आप मुझे बताओ, मेंडल दादा ने किसके बारे में बताया था? फैक्टर के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? फैक्टर के बारे में बताया था, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। बट दैट द डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। By 1926, the request to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. अब समझना, previously discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosome located in the nucleus of cell. अरे आपको मालूम है? अब मुझे बताओ, इसने क्या बोला था? फैक्टर। चलो मैं तीनों का बता देता हूं। फैक्टर, इसने क्या बोला कि फैक्टर्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। बताओ जरा, इन्होंने क्या बोल दिया? सटन ने क्या बोल दिया था? फैक्टर्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। क्लियर है? फैक्टर्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। समझ में आ गया? यही बोला था ना, फैक्टर्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? और तीसरी तरफ मुझे बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं? थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosome located in the nucleus of most cell. But question of what molecule was actually the genetic material had not been answered. आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, 1928। फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस। इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। इसी को हम क्या बोल देते हैं? आपको मालूम है? न्यूमोकोकस निमोनिया भी बोल देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस भी बोल देते हैं। विटनेस्ड अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड चेंज इन अ फिजिकल फॉर्म। बताओ जरा, इसमें हम क्या बोल रहे हैं? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। अरे चेंज हो गया था ना। आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं? आर चेंज टू एस। बताओ जरा, हिज एक्सपेरिमेंटल लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया चेंज इज फिजिकल फॉर्म। आर किस में कन्वर्ट हो गया? आप मुझे बताओ। मान लो यहां पर मैंने ऐसा बना लिया, ये मैंने बना लिया इस तरीके से। इसके चारों तरफ मैं क्या बना लूं? ये मैं बना ले रहा हूं इसकी ये रफ ऐसा बना लिया, ये मैंने रफ बना लिया। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर ये फिर से मैंने बना लिया, ये मैंने क्या बना लिया? इसके चारों तरफ ये ऐसे रफ बना लिया। क्लियर है? इसके चारों तरफ स्मूथ कैप्सूल आ गया था। क्या आ गया था? मुझे बताओ जरा, इसके चारों तरफ स्मूथ कैप्सूल आ गया था। ये हमने बना दिया। इसके चारों तरफ क्या आ गया था? स्मूथ कैप्सूल आ गया था। आ गया ना? तो देखो, इसने क्या चेंज कर लिया? अपना फिजिकल फॉर्म चेंज कर लिया। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, ध्यान समझना, व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, some प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनी। अब मुझे बताओ, जो शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हमने क्या बोला था? स्मूथ शाइनी कॉलोनीज। while other produce को S form बोल दिया, while other produces rough colonies. This is because the H strain bacteria have mucus. बताओ जरा, पॉलीसेक्राइड कोट इसमें क्या प्रेजेंट है? पॉलीसेक्राइड का कोट प्रेजेंट है। इसके ऊपर एसर्शन रीजन क्वेश्चन बनता है। while R strain does not, R strain के पास ये नहीं होता। mice infected with the S strain die from pneumonia infection, but mice infected with the R do not develop pneumonia. सभी को याद है, एस को डाला तो चूहा मर गया, बट आर को डाला तो चूहे को कुछ नहीं हुआ। बात समझ में आ गया? आर को डाला तो चूहे को कुछ नहीं हुआ, बट एस को डाला तो चूहा मर गया। आ गया? जाओ अब आप मुझे बताओ, ये देखो, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, चूहा मर गया। आर स्ट्रेन को डाला, इसको कुछ नहीं हुआ। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। मैंने आपको बताया था ना भाई, एक पास्चराइजेशन टेक्निक थी। माइक्रोबायोलॉजी के पप्पा कौन थे? लुइस पास्चर। उन्होंने बताया था गर्म करके ठंडा कर दो, बैक्टीरिया मर जाते हैं। इन्होंने उसको ट्राई किया। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। He observed that heat killed S strain bacteria injected into mice did not kill them. ये देखो, heat kill को इंजेक्ट किया तो माइस अलाइव है। यहां से आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा। समझ में आ गया? यहां से आपको बोर्ड में क्वेश्चन बिल्कुल मिल सकता है।
समझ में आ गया? ये बोर्ड का ये फेमस क्वेश्चन है, 3 से 5 नंबर का आपको क्वेश्चन जो है ये मिल सकता है। तो इसको हीट किल को किया, चूहा जिंदा रहा। लेकिन अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, हीट किल्ड एस फॉर्म और अलाइव को इसको मिक्स कर दिया, चूहा मर गया। चूहा मर गया क्यों? क्योंकि ये जो आर है वो एस में कन्वर्ट हो गया, इसकी वजह से। इसकी वजह से आर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? आर विल कन्वर्ट इनटू एस फॉर्म। किसकी वजह से? इसकी वजह से इसमें कन्वर्ट हो गया। अरे बात समझ में आ गई? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? देखो, अच्छा वाला शरीफ इंसान था, बिगड़े के साथ रहा तो बिगड़ गया। इसीलिए बोलते हैं ना भैया, संगत का बहुत असर होता है। तो अब मुझे तो अच्छा वाला सीधा साधा इंसान था, बिगड़े के साथ में रहा तो खुद भी बिगड़ गया। बात समझ में आ गई? हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़ जाए, आगे आ जाओ। Injected a mixture of heat-killed S and live R bacteria. The mice died. Moreover, he recovered living S bacteria from the dead mice. आगे बढ़े। He concluded then R strain bacteria had somehow been transformed by the heat-killed S strain bacteria. Some transforming principle transferred from the heat-killed S strain had enabled the R strain to synthesize the smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to the transfer of genetic material. ये किसकी वजह से हुआ? जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर से हुआ। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। बट ये हम पता नहीं लगा पाए कि आखिर रीजन क्या है। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रायर टू द वर्क ऑफ ओसवाल्ड ओवेरी। देखो जरा, अब यहां पर ध्यान समझना, 3 साइंटिस्ट आए। कौन कौन से आए आप मुझे बताओ जरा, बताओ जरा। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से आ गए? एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी। एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी। और ये कब से कब आया आप मुझे बताओ जरा? 33 से 44 के बीच में इन्होंने काम किया। कितना सिंपल है, 33 से 44 के बीच में काम किया। कितने लोगों ने काम किया? 3 साइंटिस्ट ने काम किया। जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। पहले इनके पहले क्या माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? प्रोटीन। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। कैसे किया? एक बार इनने प्रोटीएज डाल दिया। क्या कर दिया इनने? प्रोटीएज डाल दिया। किसमें? ये जो ट्रांसफॉर्मिंग ये जो था ना यहां पर, ये देखो, इसमें उन्होंने क्या कर दिया, एक बार प्रोटीएज को मिला दिया, फिर से इसको इंजेक्ट किया, चूहा फिर भी मर गया। फिर आरएनएस को डाला, फिर भी चूहा मर गया। लेकिन जब डीएनएस को डाला तो चूहा नहीं मरा। तो इसका मतलब डीएनए के हटाने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये वही, अरे होता है ना कई बार, तुझे खोने के बाद उसके बाद ही उसकी वैल्यू समझ में आती है। किसी पर्सन को खोने के बाद उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो यहां पर उसको हटा दिया तो उसकी वैल्यू समझ में आ गई। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़े, ये देखो जरा। They purified biochemical protein DNA RNA from the heat killed S cell to cell which one could transform live R into S. They discovered that DNA alone from S bacteria cause R bacteria to become transformed. बन जाएगा। They also discovered that protein digesting enzyme and RNA digesting enzyme did not affect transformation. ये ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं डालते। समझ में आ गया है? कोई फर्क नहीं डालते। So the transforming substance was not protein or RNA. Digestion with DNAs did inhibit transformation, suggesting that DNA caused the transformation. They concluded that DNA is a hereditary material, but not all biologists were convinced. बट इससे बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए क्योंकि ये केवल बैक्टीरिया की बात है। इसीलिए आप मुझे बताओ, हम नहीं मानते कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने किया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम किससे मानते हैं? हार्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से। किससे मानते हैं? हार्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनए? देखो, ये एंजाइम है, समझना जरा, ये क्या है? एंजाइम। और ये एक्चुअल डीएनए है। ये आप मुझे बताओ क्या है? दिस इज एक्चुअल डीएनए और ये एंजाइम है। आगे आ जाओ। द अनइक्विवोकल प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल वर्ड का मतलब होता है कोई भी इसमें डाउट नहीं रहा, अनडाउटेडली। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है? अनडाउटेडली, अब कोई डाउट नहीं रहा। अनडाउटेडली प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्शे एंड चेस। समझ में आ गया? किसने किया था? हार्शे एंड चेस। देखो कितना आसान है, 1952। समझ में आ गया? 2 में 2 साइंटिस्ट, मैंने आपसे बोला था 2 में 2 साइंटिस्ट। और मटेरियल भी आप मुझे बताओ इन्होंने कितने यूज किए थे? 2 मटेरियल। कितने यूज किए थे? 2 मटेरियल। अरे याद है ना? आप मुझे बताओ, एक रेडियो एक्टिव सल्फर, याद है ना? एक रेडियो एक्टिव कौन सा यूज किया था? सल्फर। और दूसरा कौन सा यूज किया था? फास्फोरस। ये क्लियर हो गया? याद रखना, ये एस है, ये भी एस से मिलता जुलता है, तो एस के साथ में एस जैसा आ रहा है 35 बन जाएगा, इसको यूज किया।
चेस, दे वर्क विद द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। किसको यूज किया? बैक्टीरियोफेज को। बैक्टीरियोफेज क्या करता है? अटैच्ड टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more virus particle. Hershey and Chase work to discover whether it was protein or DNA from the virus that entered the bacteria. ये क्या डिस्कवर कर रहे हैं कि कौन सा इसमें से पार्टिकल है, वो डीएनए है या फिर प्रोटीन है जो सेल के अंदर जा रहा है, और जो सेल के अंदर जा रहा है वही क्या है? जेनेटिक मटेरियल। बताओ जल्दी से, जो सेल के अंदर जा रहा है वही क्या है? जेनेटिक मटेरियल बन जाएगा। आगे आ जाओ, बताओ। अरे सभी को समझ में आ गया? सबको समझ में आया तो एक बार सब जरा तीर चलाओ, जल्दी से तीर चला दो। यदि सभी को समझ में आ गया तो फटाफट बता दो। इतना सभी को अच्छे से क्लियर है? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो। अरे डनाडन डन। They grew some virus on a medium that contained radioactive phosphorus and some other on the medium containing radioactive sulfur. क्लियर है? देखो, आप मुझे बताओ, जब सल्फर को रेडियो एक्टिव किया तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड, रेडियो एक्टिव प्रोटीन हो जाएगा। लेकिन जब आप मुझे बताओ फास्फोरस को किया तो अभी हमने देखा था कि फास्फोरस के अंदर, फास्फोरस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है, डीएनए के अंदर होता है, बन जाएगा radioactive sulfur. Viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA but not radioactive protein because DNA contain phosphorus but protein does not. समझ में आ गया? DNA contain phosphorus but protein does not. Similarly, virus grown on radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. आपको मालूम है DNA के अंदर सल्फर नहीं होता, प्रोटीन के अंदर फास्फोरस नहीं होता। क्लियर हो गया? DNA के अंदर सल्फर नहीं होता और फास्फोरस के अंदर और आप मुझे तो प्रोटीन के अंदर फास्फोरस नहीं होता, बन जाएगा। आगे बढ़े, आगे आ जाओ। रेडियोएक्टिव फेज वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया, देन इज infection proceed. The viral coats were removed from the bacteria by agitating them in blender. The virus particle was separated. देखो, अब जरा ध्यान से समझना, इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है इन्फेक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं? इन्फेक्शन। पहला स्टेप है इन्फेक्शन, दूसरा स्टेप है ब्लेंडिंग, और तीसरा स्टेप आप मुझे बताओ क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है आप मुझे बताओ जरा? सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरा स्टेप क्या है आप मुझे बताओ जरा? सेंट्रीफ्यूगेशन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इन्फेक्शन में आप मुझे बताना, ये जो वायरस है, ये जो वायरस का कोट है, ये वायरस का कोट अटैच हो जाता है किसके साथ में? बैक्टीरिया के साथ में। जोड़ दें इसको, चलो यहां पर किसके साथ में जोड़ दें? बैक्टीरिया के साथ में जोड़ दे रहे हैं। किसके साथ में जोड़ दे रहे हैं आप मुझे बताओ जरा? बैक्टीरिया के साथ में जोड़ दे रहे हैं, ये जोड़ दिया। ब्लेंडिंग में आप मुझे बताओ क्या होगा? जस्ट इससे रिमूव हो जाएगा। ब्लेंडिंग में आप मुझे बताओ जस्ट क्या हो जाएगा? इससे रिमूव, जस्ट इससे ऐसे रिमूव हो जाएगा, बस ये ऐसा रिमूव हो जाएगा। लेकिन दूर दूर होने का काम कौन करेगा आप मुझे बताओ जरा? बहुत दूर दूर हो गया, ऐसे रिमूव हो गया, ये बॉन्ड टूट गए, तो बी फॉर ब्लेंडिंग, बी फॉर बॉन्ड का ब्रेक हो जाना, बी फॉर ब्लेंडिंग, बी फॉर बॉन्ड का ब्रेक हो जाना। और आप मुझे बताओ सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हो जाएगा? ये दूर दूर चले जाएंगे। तो यदि हम सेंट्रीफ्यूगेशन को करा रहे हैं तो देखो जरा, यदि हम सेंट्रीफ्यूगेशन को करा रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन में आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा ये सेल। क्या आ जाएगा आप मुझे बताओ? नीचे आ जाएगा ये सेल। और ऊपर क्या आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा? ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? ऊपर क्या आ जाएगा? ये सेल, आप मुझे बताओ वायरस, सेल के फ्रेगमेंट्स, ये सब यहां पर आ जाएंगे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इन्फेक्शन का मतलब समझ में आ गया, ब्लेंडिंग का मतलब समझ में आ गया, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब समझ में आ गया, और सेल के टुकड़े भी कहां जाएंगे? ऊपर। क्लियर है? तो वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड, याद रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। तो ये सेपरेट कर रहे हैं, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? सेपरेशन। वायरल कोट वर रिमूव, वायरल कोट को रिमूव कर रहे हैं इसमें, तो ये हमने क्या कर दिया? रिमूव वायरल कोट। क्या कर दिया? रिमूव्ड वायरल कोट, वायरल कोट। क्लियर है? और इसको हम बोल रहे हैं सेपरेट। क्या बोल रहे हैं आप मुझे बताओ जरा? सेपरेट। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेपरेट। इसको बोल रहे हैं रिमूव वायरल कोट। क्या बोल रहे हैं इसको? रिमूव वायरल कोट। यदि इतना भी आप यदि एग्जाम में लिख दोगे, समझ में आ गया। और जो शुरू में मैंने आपको बताया था, सीधे सीधे नोट्स, जो डायग्राम थे आप डायग्राम लिख दोगे, और जो डायग्राम में बना हुआ है उसी को लिख देना, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। अरे आगे बढ़े,
एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कैसे ग्रो करेगा। अरे देखो, प्रोटीन के अंदर सिंपल सी बात बताना, वायरस है, वायरस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक डीएनए होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है। वायरस के अंदर क्या होता है, एक डीएनए होता है, एक प्रोटीन होता है। देखो जरा, ये नॉर्मल वायरस है, अच्छे से समझना, यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं, ये नॉर्मल वायरस है, हंसता खेलता, समझ में आ गया, हंसता खेलता, ये नॉर्मल वायरस है, समझ में आ गया। इस वायरस के अंदर दो चीजें हैं, इस वायरस के अंदर एक तो आप मुझे बताओ ये प्रोटीन है, क्या है आप मुझे बताओ, इसके अंदर प्रोटीन है, और दूसरा आप मुझे बताओ इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ये बना दे रहा हूं डीएनए, क्लियर है। अब जब इस वायरस को हमने किसके अंदर पुट कर दिया, मान लो इस वायरस को हमने पुट कर दिया यहां पर, ऐसे देखो, ये हमने ऐसे मीडियम के अंदर डाल दिया, जिस मीडियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव सल्फर, क्या प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव सल्फर की फॉस्फोरस, पहले इसमें फॉस्फोरस वाले को डाल देते हैं, और यहां पर हम डाल दे रहे हैं रेडियो एक्टिव सल्फर वाले को। ये इसमें मैं क्या डाल दूं, यहां पर लिख दे रहा हूं रेडियो एक्टिव, क्या लिख दे रहा हूं, रेडियो एक्टिव। जल्दी से आप मुझे बताओ क्या डाल दे रहा हूं यहां पर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, क्या डाल दे रहा हूं, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। यहां पर क्या डाल दे रहा हूं, रेडियो एक्टिव सल्फर, क्या डाल दे रहा हूं, रेडियो एक्टिव सल्फर, ये मैंने बना दिया रेडियो एक्टिव सल्फर। अब जो हम इसको ग्रो कराएंगे, अब जो हम इसको ग्रो कराएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका प्रोटीन कोड तो वैसा ही रहेगा, प्रोटीन कोड वैसा ही रहेगा, लेकिन इसका जो डीएनए है वो कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। ये हो गया। दूसरी तरफ मुझे बताना, यहां पर हम बना दें तो इसका ये जो प्रोटीन है, चलो रेडियो एक्टिव किस में हमने डाला, रेडियो एक्टिव सल्फर में डाला, ये मैंने डाल दिया, तो इसका प्रोटीन कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव, कैसा हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, रेडियो एक्टिव। और मुझे बताना जरा यहां पर इसका डीएनए कैसा हो जाएगा, ऐसा, ये नॉर्मल हो गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आपको समझ में आ गया। अरे कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन बोलो, अरे आ गया समझ में, आगे बढ़ जाएं। अरे अब तो हो गया, आ गया, चलो। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव, इंडिकेटिंग दैट, अब जरा ध्यान समझना, हमने क्या बोला था, यदि फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिविटी पैलेट में मिलती है, पी फॉर फॉस्फोरस, पी फॉर पैलेट, पी फॉर फॉस्फोरस, पी फॉर पैलेट मतलब नीचे, क्लियर है। एस फॉर सल्फर, एस फॉर सुपरनेटेंट, एस फॉर सल्फर, एस फॉर सुपरनेटेंट, याद रहेगा। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम ऐसे बना सकते हैं, मान लो ये मैंने बना दिया, ध्यान से देखना, ये मैं ऐसे बना दे रहा हूं। अब मुझे बताना, दोनों में ही सेल कहां पे प्रेजेंट है, बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट होते हैं नीचे, क्यों, क्योंकि ये भारी होते हैं तो ये प्रेजेंट होंगे नीचे। अब पहले केस में आप मुझे बताओ हमने क्या लिया था, रेडियो एक्टिव सल्फर, हम क्या ले रहे हैं, रेडियो एक्टिव सल्फर, क्या ले रहे हैं, रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर, और रेडियो एक्टिव सल्फर लिया था, तो आप मुझे बताओ जरा कौन रेडियो एक्टिव हुआ था, हमने क्या बना दिया था, प्रो रेडियो एक्टिव प्रोटीन, क्या बना दिया था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, क्या बना दिया था, जल्दी से आप मुझे बताओ, रेडियो एक्टिव प्रोटीन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, यहां पर हम बोल रहे हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, क्या बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, तो आप मुझे बताओ रेडियो एक्टिव क्या हो गया था, रेडियो एक्टिव डीएनए, क्या हो गया था यहां पर आप मुझे बताओ, रेडियो एक्टिव डीएनए, क्लियर है। अब दोनों को हमने इन्फेक्ट कराया, इन्फेक्शन कराया, ब्लेंडिंग कराया, क्लियर है। तो इस केस में देखना, जब हम किसको ले रहे हैं, सल्फर को ले रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना, जब हम सल्फर को ले रहे हैं तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना, वह यहां मिल रही है, सुपरनेटेंट में मिल रही है, यहां मिल रही है। लेकिन जब हम फास्फोरस को ले रहे हैं तो रेडियो एक्टिविटी पैलेट में मिल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पैलेट, इसको हम क्या बोलेंगे, पैलेट, और इसको हम क्या बोलेंगे, सुपरनेटेंट, क्या बोलेंगे इसको, सुपरनेटेंट बन जाएगा। सल्फर को लिया तो सुपरनेटेंट में मिल रही है, आप मुझे तो फास्फोरस को लिया तो पैलेट में मिल रही है। आप मुझे बताना जरा, सल्फर को लिया तो सुपरनेटेंट में मिल रही है, फास्फोरस को लिया तो पैलेट में मिल रही है, सल्फर को लिया तो सुपरनेटेंट में मिल रही है, फास्फोरस को लिया तो पैलेट में मिल रही है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ जरा जल्दी से। अरे सभी को समझ में आ गया, अब हो गया पूरा क्लियर, हो गया, आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। Bacteria which was infected with the virus has radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was a genetic material that passed from virus to bacteria. Bacteria that were infected the virus that has radioactive protein were not radioactive. This indicates that protein did not enter the bacteria from the virus. DNA is therefore the genetic material that is passed from bacteria to, बन जाएगा। ये देखो, infection,
बताओ जरा, ये इन्फेक्शन करा दिया, ये ब्लेंडिंग करा दिया, ये सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया, हो गया। अब बन जाएगा, आगे बढ़े, आगे आ जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से समझना जरा, क्लियर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 मिनट पानी पी लिया जाए, फिर आगे देखते हैं। हो गया, अरे हो गया, आगे बढ़े। ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर है। इसके ऊपर से स्टेटमेंट सबसे ज्यादा बनने के चांसेस हैं नीट में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। From the foregoing discussion, it is clear that the debate between protein versus DNA as a genetic material was unequivocally resolved from the Hershey-Chase experiment. It became an established fact that it is DNA that acts as a genetic material. However, it subsequently became clear that in some viruses RNA is a genetic material. RNA कैसा है? जेनेटिक मटेरियल है। जैसे टोबैकोमेजिक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये एग्जांपल्स याद रखना, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? टोबैकोमोजिक वायरस, अरे इसके बारे में सबसे पहला वायरस है, ये तो फर्स्ट वायरस है टोबैकोमोजिक वायरस, इसमें हेलिकल आरएनए होता है। समझ में आ गया? कैसा आरएनए होता है? हेलिकल आरएनए होता है। अरे वो जो मैंने आपको प्लांट किंगडम का वन शॉट भेजा था, बताओ जरा, प्लांट किंगडम का आपको वन शॉट भेजा था, आपने देख लिया? सभी ने देख लिया क्या प्लांट किंगडम का वन शॉट? बताओ जरा जल्दी से। टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस सच एज why DNA is a predominant genetic material whereas RNA perform dynamic function of messenger and adapter has to be found from the difference between chemical structure of the two nucleic acid molecule. आगे आ जाओ। कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? बिल्कुल सही, इसमें राइबो, इसमें डीऑक्सीराइबोज, इसमें राइबोज, इसमें थाइमिन, इसमें यूरासिल। अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब अपने जैसी कॉपी जनरेट करना चाहिए। कौन करता है आप मुझे बताओ जरा? डीएनए। कौन करता है? डीएनए। डीएनए भी करता है, आरएनए भी करता है, क्लियर है। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। आप मुझे तो स्टेबल कौन होता है केमिकली? डीएनए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, और स्लो चेंजेस किस में होते हैं? डीएनए में होते हैं। किस में होते हैं स्लो चेंजेस? किस में होते हैं? डीएनए में। तो देखो जरा, ये स्टेबल होना चाहिए। एबल टू जनरेट रेप्लिका, क्या होना चाहिए? जनरेट रेप्लिका होना चाहिए। इट प्रोवाइड स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस, फास्ट चेंज नहीं, याद रखना जो स्लो चेंजेस चलते हैं वही सबसे सही होता है। क्लियर हो गया? आराम से स्लो चेंजेस करते जाओ, स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर मतलब फैक्टर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेंडेलियन कैरेक्टर मतलब फैक्टर। अरे मेंडल का कैरेक्टर था ना कि भाई आप मुझे बताओ फैक्टर को चेंज कर दिया तो एक्सप्रेशन चेंज हो गया, मतलब प्रोटीन चेंज हो गया, ये उसी की बात कर रहे हैं। आगे बढ़े, आगे आ जाओ। If one examine such requirement one by one, because of the rule of base pairing and complementary, both the nucleic acid have the ability to direct their duplication. दोनों में आप मुझे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है? ये पूरा क्लियर हो गया। The other molecule in the living system such as protein fail to fulfill first criteria itself. The genetic material should be stable enough not to change with different stages of life cycle, age और changes. तो देखो जरा, ये वाला आप मुझे बताओ ये किस में होता है? दोनों में होता है, डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। लेकिन ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ओनली इन डीएनए, किस में होती है? ओनली इन डीएनए। ये भी आप मुझे बताओ किस में होती है? स्लो चेंजेस ओनली इन डीएनए। किस में होती है? ओनली इन डीएनए। अरे बन जाएगा, किस में होती है? ओनली इन डीएनए। समझ में आ गया? और एक्सप्रेस करने का काम भी आप मुझे बताओ कौन कर रहा है? अभी हम देखते हैं, आगे आ जाओ। The genetic material should be stable enough not to change, बन जाएगा, आगे आ जाओ। Stability is one of the properties of genetic materials were very evident in Griffith transforming principle. कैसे? अरे हीट कर रहे थे तब भी वो कैसा हो रहा था? मर नहीं रहा था, कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टी बची थी। देखो जरा, यहां पर समझना, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी is one of the properties of genetic material was very evident in Griffith transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the property, did not destroy some of the property। अरे पूरा क्लियर हो गया? did not destroy some of the properties of genetic material। genetic material की कुछ प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय
नहीं किया, they now can easily be explained in light of the DNA that the two strands being complementary, if separated by heating, come together when appropriate condition are provided. ये दोनों जो हाइड्रोजन बॉन्ड इनके टूट गए थे, इनको अब नॉर्मल कंडीशन मिल गई, जैसे बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मल कंडीशन मिल गई तो वापस जुड़ जाएंगे। तो ये कौन सजेस्ट कर रहा है? ग्रिफिथ का प्रिंसिपल भी ये जस्टिफाई कर रहा है कि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होता है। समझ में आ गया क्या होता है? स्टेबल होता है। आगे बढ़े, आगे आ जाओ। फर्दर सेकेंड OH ग्रुप प्रेजेंटेड एवरी न्यूक्लियोटाइड इन RNA। अरे अभी हमने देखा था ना, आप मुझे बताओ ये जो आप मुझे बताओ इस कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? O। तो ये कैसा था आपको मालूम है? इट इज अ पोलर, और पोलर है तो ये कैसा है? रिएक्टिव। ये कैसा है आप मुझे बताओ जरा? रिएक्टिव। क्लियर है? एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इज अ रिएक्टिव ग्रुप। कैसा ग्रुप है? रिएक्टिव ग्रुप। एंड मेक्स RNA लाइबल लेबाइल, सॉरी RNA क्या बोल रहे हैं? RNA लेबाइल। लेबाइल का मतलब क्या होता है? जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। एंड इजीली डिग्रेडेबल। तो याद रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये इसको लेबाइल बना देता है। अब मुझे बताओ ये किस में है? RNA में है। किस में है? RNA में। बट DNA में आप मुझे बताओ, RNA इज ऑल्सो नोन टू बी कैटालाइटिक हेंस रिएक्टिव। अरे याद है ना, RNA कैसा होता है? कैटालाइटिक। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव है। कैसा है? रिएक्टिव है। अभी हम और देखेंगे कहां कहां कैटालिटिक रोल कर रहा है। Therefore, DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA. Therefore, among the two nucleic acid, the DNA is better genetic material. क्यों? क्योंकि ये कैसा है? स्टेबल है। DNA कैसा है? स्टेबल है। आगे आ जाए। In fact, the presence of thymine, थोड़ा ध्यान समझना। In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confer additional stability. क्यों? क्योंकि यूरासिल कैसा होता है आप मुझे बताओ जरा? यूरासिल इज मोर रिएक्टिव। हम क्या बोलेंगे? यूरासिल इज मोर रिएक्टिव। यूरासिल इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे? थाइमीन। समझ में आ गया? थाइमीन के कंपेयर में यूरासिल क्या होता है आप मुझे बताओ जरा? मोर रिएक्टिव होता है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। अरे सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे बताओ। वो DNA RNA एबल टू म्यूटेट, ये दोनों ही म्यूटेट कर सकते हैं। दोनों ही क्या कर सकते हैं? म्यूटेट कर सकते हैं। बट ये स्लो करता है, ये फास्ट करता है। इनफैक्ट RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट द फास्टर रेट। मिल गया? कॉन्सिक्वेंटली वायरस हैविंग RNA जीनोम। इसीलिए तो आप मुझे बताओ सेकंड जो आपको याद है सेकंड फेज आया था उसमें म्यूटेटेड वायरस आया था। आया था कि नहीं आया था? आपने कई सारा देखा होगा, डेल्टा वेरिएंट, ये वेरिएंट, वो वेरिएंट। सुना था कि नहीं सुना था? क्यों? क्योंकि वायरस बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करते हैं। आपने सुना एक इंसान था, इंसान का बच्चा गधा पैदा हो गया, गधे का बच्चा कोई और पैदा हो गया, घोड़ा पैदा हो गया। ऐसा सुना है क्या? नहीं, क्योंकि वहां DNA वर्क करता है। बट RNA के केस, सॉरी, बट वायरस के केस में कौन वर्क करता है? रेट्रोवायरस के केस में RNA। इसीलिए वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं? रेप्लिकेट, जल्दी जल्दी सॉरी म्यूटेट करते हैं। बन जाएगा RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, बताओ जरा, प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। अब जरा ध्यान समझना, RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर द, ये देखो जरा, कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। कैरेक्टर को सबसे जल्दी कौन एक्सप्रेस करता है? RNA। क्लियर है? हाउ DNA however is dependent on RNA for synthesis of protein। देखो मेंडेलियन फैक्टर का मतलब क्या था? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर्स, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर है ये क्या है आप मुझे बताओ? जीन है। ये पहले RNA बनाएगा, RNA से प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन पहले कौन बनाएगा? RNA। तो आप मुझे तो मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह जल्दी से एक्सप्रेस करने का काम कौन कर सकता है? RNA। क्लियर हो गया? तो लास्ट वाली रेस में आप मुझे बताओ कौन जीत जा रहा है? RNA। क्लियर हो गया? द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड RNA। अरे बन जाएगा, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage। आप मुझे बताओ, आप अपना सीक्रेट किसको बताओगे? आप अपना सीक्रेट ऐसे पर्सन को बताओगे जिसके पेट में बात बिल्कुल स्टोर करके रखता है, या ऐसी बात सबको बता दे? पता चले मान लो यहां पर हम बात कर रहे हैं, मान लो ये राकेश मिश्रा जी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मान लो राकेश मिश्रा जी ने क्या किया कि मान लो यहां पर बैठे हुए हैं कौन? पीयूष, ठीक है। पीयूष को बता दिया भाई जो 14 तारीख को जो है ना मैं एक्स्ट्रा क्लास के बहाने जो है घूमने जा रहा हूं। समझ में आ गया? XYZ के साथ में जा रहा हूं, X भी गई, Y भी गई, Z के साथ में जा रहा हूं,
ठीक है, घर पे बताना मत, बचा लेना यदि हो जाए तो। ठीक है, अब पता चले क्या हुआ कि पता चले उनके जो दोस्त थे भाई साहब, उन्होंने जाके सबको बता दिया, अरे सुन सुन सुन, पता है वो कहां पर गया है, वो घूमने गया है, अरे सुन सुन सुन, वो कहां पर गया है, घूमने गया है, पता है सुन सुन सुन, वो कहां पर गया है, घूमने गया है। तो पता चले उसके घर में पता चल गया, तो अच्छे से तबीयत से कुटाई होगी कि नहीं होगी, बताओ जरा। तो क्या ऐसे पर्सन को बताओगे? नहीं बताओगे। लेकिन ऐसे को बता दोगे जो पता चले अपने तक रखे, जो संभाल ले। बात समझ में आ गया? संभाल ले कि नहीं संभाल ले? पता चले आपके घर से फोन गया, ठीक है, फोन गया कि पता चले कि हाँ भाई बताओ पीयूष कहाँ है, बोलेंगे बस अंकल सामने बैठा हुआ है, सो रहा है, थोड़ी देर सो गया, पढ़ते पढ़ते सो गया। बोले उसको उठाओ, बोले अंकल अब भी बस उठाने ही वाला था, वॉशरूम में चला गया। समझ में आ गया? फिर बोलोगे वॉशरूम में चला गया, बोले हाँ अंकल वॉशरूम में बैठा हुआ है, उसको लूज मोशन लग रहा है, फिर से वॉशरूम में चला गया। तो आप मुझे बताओ होता है कि, अरे मैं आइडिया नहीं बता रहा हूं बचाने के लिए, गड़बड़ घोटाला नहीं करना, समझ में आ गया? आइडिया नहीं दे रहा हूं तुमको कि समझ लो कि हाँ सर आपने भी बहुत ऐसे कांड किए हुए, समझ में आ गया? गड़बड़ काम मत करना, मजाक में बता रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। But DNA being more stable is preferred for the storage of genetic information. For the transmission of genetic information, RNA is better. यदि ट्रांसमिशन करना है, आप मुझे बताओ, यदि स्टोर करना है, आप मुझे बताओ तो कौन बेटर है? डीएनए। लेकिन ट्रांसमिट करना है, अब मान लो मैं आपको बोलूं ये बात, मान लो मुझे क्या करना है कि बात फैलानी है, समझ में आ गया? क्या करनी है मुझे? बात फैलानी है। तो मैं ऐसे पर्सन को बता दूंगा, जैसे आप माइथोलॉजिकल उसमें देखते थे कि मान लो भगवान को कोई बात बतानी है तो नारद जी को बोल देते थे, ठीक है, कि देखो बोल दिया ऐसे, अरे होता था कि नहीं होता था, कई बार ऐसे बोल देते ना, सुनो ये बात किसी को बोलना नहीं। अब वो क्या करेगा, अब तो उसके पेट में खुजली चलने लगेगी, सुनो इसको भी बता दूं, सुनो इसको भी बता दूं, सुनो इसको भी बता दूं। होता है कि नहीं होता? बताओ जरा जल्दी से। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। अरे समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, फटाफट फटाफट मुझे बता दो। आ गया सभी को समझ में? पूरा क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाएं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए वर्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए वर्ड की बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आरएनए वर्ड? आरएनए वर्ड का मतलब होता है कि ये वर्ड का पहला जेनेटिक मटेरियल, इस दुनिया में आने वाला पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। क्यों? क्योंकि आरएनए रिएक्टिव है, आरएनए में एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, तो वो एंजाइम से डीएनए बना सकता है। बट डीएनए में एंजाइम की एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है, और बनाने के लिए एंजाइम चाहिए। आप याद करो, रेप्लिकेशन, हेलिकेज चाहिए, टोपोआइसोमरेज चाहिए, चाहिए प्राइमेज चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 1 चाहिए, फिर डीएनए लाइगेज चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटी आरएनए में प्रेजेंट होती है। तो आरएनए डीएनए को बना सकता है, बट डीएनए में प्रेजेंट नहीं होती। तो आरएनए वर्ड क्या इंडिकेट करता है, क्या इसका बेसिस है? दैट आरएनए हैज कैटालाइटिक रोल। आरएनए में क्या प्रेजेंट है? आरएनए में कैटालाइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ? कैटालाइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आरएनए वर्ड का मतलब क्या हो गया? आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है? कैटालाइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, बताओ। From foregoing discussion, in immediate question become evident which is the first genetic material? RNA, because RNA has enzymatic activity. तो आप मुझे बताओ इसका रीजन क्या बोल देंगे? हम क्या बोलेंगे? मान लो assertion है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। क्लियर है? क्यों? बिकॉज, रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज आरएनए हैज, because RNA has catalytic activity। हम क्या बोलेंगे? RNA has catalytic activity। बताओ जरा जल्दी से, हम क्या बोलेंगे? RNA has catalytic और enzymatic activity। enzymatic activity, अरे बन जाएगा, सभी को समझ में आ गया? RNA has catalytic और enzymatic activity, सभी को बन जाएगा? आगे बढ़ जाएं, आ जाओ। It shall be discussed in the detail in the chapter of chemical evolution, but briefly we shall highlight some of the fact and point। आ जाओ। RNA was the first genetic material। There is now enough evidence to suggest that essential life process such as metabolism, translation, splicing evolve around RNA। देखो मेटाबॉलिज्म, आरएनए से प्रोटीन बनता है, एंजाइम बनते हैं, ट्रांसलेशन में भी आरएनए आता है, स्प्लाइसिंग भी कौन कराता है? याद करो, आरएनए। आरएनए यूज्ड टू एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज, देखो यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल बताओ जरा किसकी तरह हम बात कर रहे हैं? यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल
as well as catalyst. There are some important biochemical reaction in living system that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzyme. अरे याद है ना, कुछ आरएनए किसकी तरह वर्क करते हैं, आरएनए राइबोसोम डायरेक्टली एंजाइम की तरह वर्क करते थे, याद है ना, not protein enzyme, but RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. Therefore DNA has evolved from RNA with chemical modification. DNA किससे इवॉल्व हुआ, RNA से इवॉल्व हुआ with chemical modification that makes it more stable. DNA being double stranded and having complementary strand further resist changes by evolving a process of repair. समझ में आ गया, इसमें क्या है, रिपेयर प्रेजेंट है, याद रखना इसमें क्या प्रेजेंट है, रिपेयर प्रेजेंट है. ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस स्टेटमेंट से डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंजेस, ये चेंजेस को रेजिस्ट करता है बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर. इसमें जो भी चेंजेस आते हैं, अरे याद करो कैसे, डीएनए पॉलीमरेज में क्या प्रेजेंट था, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट थी. क्या प्रेजेंट थी आप मुझे बताओ जरा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट थी. सभी को क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आगे आ जाओ. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रेप्लिकेशन. किसकी बात कर रहे हैं, रेप्लिकेशन. अरे सबको अच्छे समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो. While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA. तो सबसे पहले आप मुझे बताओ रेप्लिकेशन किसने प्रपोज किया, वॉटसन एंड क्रिक ने. To quote their original statement that it as follows: it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for genetic material. ये वॉटसन एंड क्रिक ने बोला था. तो आप मुझे बताओ सबसे पहले रेप्लिकेशन के बारे में किसने बताया था, आप मुझे बताओ. फर्स्ट द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सजेस्ट अबाउट द रेप्लिकेशन वाज वॉटसन एंड क्रिक. बिल्कुल इस साल क्वेश्चन आ सकता है. तो आप मुझे बताओ जरा, सबसे पहले रेप्लिकेशन के बारे में फर्स्ट सजेस्टेड बाय, किसने सजेस्ट किया आप मुझे बताओ जरा, सजेस्टेड बाय, ये इनका ओरिजिनल काम था, बाकी तो इनने चेपा चापी कर दी थी. फर्स्ट सजेस्टेड बाय वॉटसन एंड क्रिक. किसने बताया था आप मुझे बताओ जरा, वॉटसन एंड क्रिक. किसने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था. बन जाएगा, अरे पूरा क्लियर हो गया. टू कोट देयर, ये आगे बढ़ जाए. The scheme suggested that the two strands would separate and act as a template for synthesis of new complementary strand. After the completion of replication, each DNA molecule will have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed as semi-conservative DNA replication. This scheme was termed as semi-conservative DNA replication. क्या मतलब है इसका, आप देखो, मान लो यहां पर मैंने बना दिया, ये इस तरीके से है. अब आप मुझे बताना क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे ऐसे, ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और नई स्ट्रैंड यहां पर बन जाएगी. ये देखो जरा क्या बन जाएगी, आप मुझे बताइए जरा, नई स्ट्रैंड बन गई. तो इसमें आधा पुराना है, आधी स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड पुरानी एक नई है, इसको बोल देंगे सेमी कंजर्वेटिव. दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव. और मैंने आपको क्या बोला था, सेमी कंजर्वेटिव को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, स्टॉल ने. किसने प्रूफ किया था, स्टॉल ने. और स्टॉल का भाई कौन था, मीसेल्सन. भैया मीसल पाव नहीं, समझ में आ गया, मीसल का सन था, मीसल पाव नहीं है, ये याद रखना है, मीसल पाव नहीं है, मीसल का सन है. मीसलसन एंड स्टॉल, क्या है ये, मीसलसन एंड स्टॉल. पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ जाए, आगे आ जाओ. ये देखो, ये डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, कैसा, ये नई स्ट्रैंड बन रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव.